Hi everyone, this is Minku Nan and today will be covering our chapter number 3 Business Studies Grade 12 book NCERT. सो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को भी। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर को। बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के रिगार्डिंग देना चाहूँगी। ये बच्चों वन ऑफ मोस्ट ईजी चैप्टर है आपके पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज़ की बुक के सिलेबस का। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है इसका चैप्टर का बहुत छोटा होना, यानी कि कुछ 5 टॉपिक है बच्चों जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं, इससे ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है। साथ ही साथ जब हम चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं बाय द बोर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, आपका जो भी बिजनेस है वो आपका कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है, एग्जिस्टेंस में है। अगर वो एग्जिस्टेंस में है तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत सारी फोर्सेस से यहाँ पे अफेक्ट हो रहा होगा। कभी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेकर आएगी, हो सकता है किसी कंट्री का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, या हो सकता है कि कोई नया इनकम टैक्स लॉ कभी आ गया है हमारे ऊपर जो कि कंपनी को अफेक्ट कर रहा है, या ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको फोर्सेस और फैक्टर्स मिलेंगे जो एकदम से बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को या उसके एग्जिस्टेंस को इम्पेक्ट कर सकते हैं। और उन्हीं चीज़ों को हम बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक के अंदर यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। इन्होंने बोला है सबसे पहले कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज अफेक्टिंग द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सम टोटल क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि आप एट ए टाइम पे किसी भी एक फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि जब आप इसको फैक्टर्स को, अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको बता ही देती हूँ, ये जो आपके 5 फैक्टर्स यहाँ दिए गए हैं ये हो सकते हैं आपके इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है आपका सोशल फैक्टर हो, आपके पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर भी हो। और ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे, ये सारे के सारे आपके बिजनेस को अफेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब आप इनके स्टडी करोगे तो सम टोटल आपको स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है। देन सेकंड है इंक्लूड, इसमें आते हैं आपके इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कि आपके यहाँ पे 2 टाइप के फैक्टर्स आपको मिलते हैं बच्चे, जो उनमें से एक कैटेगरी आपको बोला जाएगा इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स, और दूसरी कैटेगरी आपकी रहेगी वो होगा हम एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम अपनी बुक के अंदर जो है सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की ही बात करेंगे। हालांकि इन्होंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए चीज़ बता दी है कि आपके पास 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें बच्चों तो इंटरनल फैक्टर आपके वो फैक्टर हैं जो कि नेक्स्ट बिल्कुल इमीडिएट फोर्सेज होती हैं और जो काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं कह सकते 100%, मतलब 100% एश्योरेंस यहाँ पे मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी ये चीज़ें कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है, ठीक है, तो सप्लायर जो है वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल फैक्टर का पार्ट है, और आप उससे नेगोशिएट करके अपनी क्रेडिट पॉलिसीज़ को थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपका जो सप्लायर है वो आपको 2 मंथ्स का क्रेडिट अवेलेबल करना चाहता है। ठीक है, सो 2 मंथ की आप पीरियड को कहीं ना कहीं 2.5 मंथ्स में नेगोशिएशन करके एक्सटेंड करा सकते हो। तो ये वो फैक्टर होते हैं जिनको हम माइक्रो फैक्टर्स भी बोलते हैं बच्चों, और इनको हम स्पेसिफिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे, मैं आपको लिख लेती हूँ क्या हमने नोट करनी है यहाँ पे, कि जो आपके बियॉन्ड, जो आपके विद इन कंट्रोल वाले फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोल सकते हैं, या तो हम उनको बोलेंगे इंटरनल फैक्टर्स, या हम उनको बोलेंगे माइक्रो फैक्टर्स, या फिर हम उनको बोल सकते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स। ठीक है, ये आपने एक चीज़ क्लियर की। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे बात की इंटरनल फैक्टर्स की, साथ ही साथ हमारे पास सेम तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स रहेंगे। अब मैंने आपको कहा कि जो सप्लायर है वो इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है और वो आपके कंट्रोल में कुछ हद तक आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसके टोटली अपोजिट में बच्चे होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि बिजनेस के बियॉन्ड कंट्रोल कहे जाते हैं, यानी कि आप इनको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। और इनके जो अल्टरनेट नेम्स आपको याद करने हैं वो है, इन फैक्टर्स को हम जनरल फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, हम इनको जनरल फोर्सेस भी कहते हैं, और हम इनको जो है मैक्रो फैक्टर्स या मैक्रो फोर्सेस भी कहते हैं। ये चीज़ आपको अभी ध्यान रखनी है।
ओके। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर ऑल्दो आप सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हो, आप इंटरनल वालों को और एक्सटर्नल वालों को, सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हो, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रही है बिजनेस को, वो सारी की सारी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है और यही इसका मीनिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हमारा। सो नेक्स्ट हमारे पढ़ना है इसके फीचर्स। सो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 100% एक आपको जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये इनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, इन डिफरेंस को मैं आपको अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करूँगी, आपको भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस डिफरेंस को थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ है ये डिफरेंस। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि जब भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना होगा, आपको इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कंट्रोलेबल हो, अनकंट्रोलेबल हो, या फिर आपके माइक्रो फैक्टर हो या मैक्रो फैक्टर हो, आपको सभी को पढ़ना है उस तब तक जब तक वो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने की पावर जो है वो रखते हैं और आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। सेकंड, जैसा मैंने कहा कि ये जो फोर्सेस हैं जिनको हम बात कर रहे हैं, बार बार फैक्टर्स को उनको बुला रहे हैं या आप इनको डायमेंशंस भी कह सकते हैं, ये दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती रहेंगी आपकी? स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं अगेन जो कि कंट्रोलेबल है, जिनको कहीं ना कहीं बिजनेस इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि कस्टमर, आप सपोज करो एक कस्टमर है जो आपको अप्रोच कर रहा है और आप एक सेलर हो और आपको लगता है कि ये जो कस्टमर है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्राइस पे इस कमोडिटी को, इस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी नहीं है, तो आप नेगोशिएशन के दौरान ऐसा कह सकते हो कि ठीक है मैं 5 रुपये कम कर देता हूँ, या फिर हो सकता है आप इस तरह का कुछ बोलो कि आप ये जो प्रोडक्ट है एक बार सैम्पल के लिए यूज़ करने के लिए लेके जा सकते हैं। तो मतलब आप कहीं ना कहीं उस कस्टमर के माइंड सेट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। तो जितने भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं बच्चों, वो स्पेसिफिक ही होते हैं। स्पेसिफिक क्यों? फॉर एग्जांपल आपका जो कंज्यूमर है, यहीं पर सेम एग्जांपल को हम कैरी ऑन कर लेते हैं। आपका जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर है आपका, सपोज करो उसे बाइक खरीदनी है, ठीक है। तो जो बाइक जिसकी डिमांड, जिसकी नीड इस वक्त बाइक है, यानी कि 2 व्हीलर की आपके कस्टमर को डिमांड, उसको वो वांट है, डिज़ायर है उसकी, और आप उससे नेगोशिएशन कर रहे हो 4 व्हीलर के रिगार्डिंग, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। वो आपकी बात से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जो नीड है, उसकी जो डिज़ायर है, वो बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी की डिमांड है। तो ये होता है स्पेसिफिक, यानी कि जब भी आपका जो स्पेसिफिक फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं, तो जो भी आपका मैटर है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, वो हर किसी कंपनी को ऊपर आप सेम तरीके से वो चीज़ें फोर्स एप्लीकेबल नहीं होंगी, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप कस्टमर्स के साथ, आप सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, ओके। तो ये आपकी स्पेसिफिक फोर्सेज होती हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वेरी करती हैं। बात करें जनरल फोर्सेस की, तो जनरल फोर्सेस हमारी ऐसे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी नहीं करती, हालांकि इनका रिजल्ट वेरी करता है, इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, जो आउटपुट होगा वो वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ये सभी को सेम तरीके से ही इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे अगर हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो ऐसी कोई कंपनी, आपको लगता है ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है क्या जो आप कह दो कि नहीं इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं आएगा, यहाँ पे तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपकी जो है जनरल फोर्सेस के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, जितनी भी आपके जनरल फोर्सेस हैं, हम ज़्यादातर उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जनरल फोर्सेज, अगर आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ कि जनरल फोर्सेज हैं आपकी इकोनॉमिक फैक्टर, आपके लीगल फैक्टर, आपके पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, और सारे के सारे यही सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं बच्चे, ये आपके जनरली इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इंटर रिलेटेडनेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि कभी कभी ऐसा होगा कि कोई चीज़ जो है किसी एक डायमेंशन से शुरू होगी और उसका इन्फ्लुएंस जो है आपको दूसरे डायमेंशन पे भी फ़र्क जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट जो है कंट्री की वो चेंज हो जाती है, ठीक है, और अभी ये जो न्यू गवर्नमेंट आती है वो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाती है, नई फिस्कल पॉलिसी, नई मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके ये आती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो पहला फैक्टर था वो पॉलिटिकल फैक्टर था जिसमें चेंज आया था, ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन आपका चेंज हुआ था, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है बच्चों वो इकोनॉमिक डायमेंशन तक भी आप देखने को आपको मिल रहा है,
ठीक है। सेम एक और एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जिस पे जनरली सबसे ज़्यादा केस स्टडी पूछी जाती है, वो है आपका यहाँ पे सोशल डायमेंशन। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में कुछ ट्रेमेंडस यहाँ पे चेंज आता है और यहाँ पे सारे के सारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो अपने वेलबींग को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ फोकस हैं, और यहाँ पे सभी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो डाइट बेस्ड जो है यहाँ पे खाना जो है इनटेक करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में जो ये सोसाइटी का डिसीजन है, डोंट यू थिंक कि इसका जो असर है वो एक कंट्री की या किसी भी कॉरपोरेट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट तक भी आपको देखने को मिलेगा। और होगा क्या, इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांसमेंट करने की कोशिश करेंगी, कुछ और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लाने की वो कोशिश करेंगे ताकि जो कंज्यूमर को वो सर्व कर रहे हैं प्रोडक्ट वो कंज्यूमर फ्रेंडली उनके लिए हो सके। तो अगेन आपका सोशल फैक्टर की वजह से आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर डायमेंशन भी यहाँ पे जो है वो चेंज हो रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है। सो कई बार आपको केस स्टडी मिलती है यहाँ पे एग्जाम के अंदर जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि विच 2 फैक्टर्स या विच 3 फैक्टर्स हैं आपको, या विच 3 डायमेंशन आर बिंग इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन्वायरमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। तो उस तरह से आपको समझना होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक। सो डायनेमिक मतलब होता है देयर इज ए कॉन्स्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस, दैट इज अ डायनेमिज्म। ओके। सो डायनेमिज्म आपका फीचर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में ये बताता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इट्स अ कॉन्स्टेंट रैपिडली चेंजिंग फिनोमिना। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहेगा। और बच्चे अगर ये स्टेबल है तो ये कोई लॉन्ग टर्म तक तो स्टेबल नहीं होता। देखो स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि चीज़ें रुक गई हैं, स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो फोर्सेस हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं वो एक सेम पैरेलल रेट से काम कर रही हैं और बहुत ड्रास्टिक आपको एडवांसमेंट जो है किसी भी फोर्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, जो कि जनरली बहुत ही रेयर केस है। उल्टा हमारे यहाँ पे अपोजिट जो सिचुएशन है वो सर्कमस्टांसेस ये होती हैं कि कांस्टेंट चेंज इज़ हैपनिंग एवरी डे बेसिस पे। ठीक है। यानी कि जैसे आज से 10 साल पहले हम लोग जितना आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उतना शायद कंज्यूमर नहीं यूज़ कर पा रहे थे। इवन इंटरनेट जो है बहुत कॉस्टलियर हमें पड़ता था। आज के रेट पे जो इंटरनेट है वो बहुत सस्ता हो गया। उस टाइम पे हमने जब स्टार्ट किया था तो 2G से हमने स्टार्ट किया था, जबकि आज हम 5G तक पहुँच चुके हैं और 6GB आपका बहुत ही जल्द आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझना है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो चेंज है, चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग। ठीक है, वही आपकी परमानेंट थिंग है, वो आपको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इनको आप दोनों अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सो अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्स में ज़रा आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी कई बार केस स्टडी में आता है, क्योंकि आपसे जब पूछा जाता है कि ट्राई टू फाइंड आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग यूज्ड इन द केस स्टडी, तो वहाँ बच्चों को काफ़ी टाइम ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या आंसर अनसर्टेनिटी है या कॉम्प्लेक्सिटी है। देखिए अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है व्हेन द थिंग्स आर अनप्रिडिक्टेबल। ओके, अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पे चीज़ें, आप समझ नहीं पाओगे कि कब कौन सी चीज़ यहाँ पे अफेक्ट कर जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो पूरा फोकस था वो किसी ना किसी पॉलिटिकल डायमेंशन की तरफ था और अचानक से जो चेंज है वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की तरफ से आ गया, जहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई और आपका जो प्रोडक्ट है इट इज़ नो मोर ऑफ एनी वैल्यू टू यू और टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये है आपकी अनसर्टेनिटी। देन आपको कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ वेब एंड दैट वेब इज सो कॉम्प्लेक्स टू स्टडी टू अंडरस्टैंड दैट यू हार्डली गेट टू नो कि कौन सा डायमेंशन यहाँ पे ज़्यादा फोर्सफुली काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक सडन चेंज आएगा और वो सडन चेंज आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कोई आपका सोशल डायमेंशन है या ये कोई इकोनॉमिक डायमेंशन की बात हो रही है, लीगल डायमेंशन की बात हो रही है, आप वो समझ नहीं पाओगे। दैट इज़ योर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का कई बार फीचर है, बनता है बहुत ही मेजर। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द रिलेटिविटी। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिविटी को ध्यान रखना। देखिए रिलेटिविटी में, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलते हैं ना तो बच्चों उसके अंदर जो एग्जांपल दिया है वो ज़्यादातर कंट्री का एग्जांपल वहाँ पे लिया जाता है या रीजन टू रीजन का एग्जांपल आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना रिलेटिविटी आपका मोस्टली आस्क क्वेश्चन है इस फीचर्स के अंदर से। और रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिविटी का मतलब होता है कि कौन कितना इन्फ्लुएंस हो पा रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट के में चेंज आने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 कंपनियाँ हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ओके, अब दोनों जो है वो फैशन इंडस्ट्री में काम करती हैं।
ठीक है, दोनों ही जो है फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। अब हो क्या रहा है, जो भी पर्टिकुलर जो गारमेंट है या आप डिज़ाइन कह लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक नया फैशन जो है वो आपका यहाँ पे एक न्यू फैशन वेव आई है, जिसको ए और बी दोनों ही जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, अभी कुछ कहना मुश्किल होगा क्योंकि पता नहीं आप कब किस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे। तो लेट अस टेक कि फिर से हम मान लेते हैं कि स्किनी जीन्स का जो है यहाँ पे ट्रेंड जो है फिर से शुरू हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, ए के ऊपर उस ट्रेंड का क्या असर पड़ेगा या बी उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट कर पाएगा, ये दोनों के लिए आपका डिफरेंस इनका जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो ए है इस रेस में बहुत आगे निकल जाए और बी इज़ ऑल्सो डूइंग वेल, बट उतना अच्छा शायद ना कर पाए जितना ए कर पा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी नोन एज रिलेटिविटी, जहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है, जो फोर्स ऑफ द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंट्री टू कंट्री भी आप इसको देख सकते हो, आप इसको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी देख सकते हो। जैसे जब कोरोना एपिडेमिक आया था तो उस टाइम पे क्या आपको लगता है कि सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो आपका डिस्ट्रेस में चली गई थी और उन्होंने जो है कोई भी डाउनफॉल ही हुआ था? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी है उस टाइम पे भी जिन्होंने काफ़ी बूम और प्रॉस्पेरिटी देखी है, इवन इतना देखा जितना कभी भी शायद ओल्ड पीरियड में नहीं देखा गया था। उनमें से एक इंडस्ट्री हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, हमारी यूट्यूब इंडस्ट्री भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो आपका ये इन्फ्लुएंसर जो इंडस्ट्री है बेसिकली, और साथ ही साथ जो आपका ये जो फार्मा जो इंडस्ट्री है उनका बहुत यहाँ पे बूम और प्रोस्पेरिटी उस इंडस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिली है। तो दिस इज़ व्हाट वी नोन एज प्रोस्पेरिटी और रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के अंदर जब भी आपको केस स्टडी आएगी तो आपको इसको कैसे समझना है, आपको जनरली या तो दो फर्म की बात की जाएगी या फिर आपको क्या कहते हैं, दो रीजन की बात की जाएगी या फिर किसी भी दो कंट्री की बात करी जाएगी, लेकिन कुछ दो मेन एलिमेंट होंगे जिनको यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा कोई कंपैरिजन वाला पॉइंट मिले तो आप समझ जाएगा कि किस फीचर की बात हो रही है, रिलेटिविटी की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज़ द ओनली मोस्ट, मैंने जैसा आपको कहा ये मोस्ट आस्क क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की वो भी चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जब भी आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो, अगर आपने पहली बात तो आपने अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही हूँ कि आपने ये समझ लिया कि मेरे सप्लायर कौन है, मेरे कस्टमर कौन है। सब यहाँ पे समझने का मतलब है कि यू आर एबल टू प्रेडिक्ट देम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट ओके दीज फोर्सेज आर अनप्रिडिक्टेबल, दीज आर अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स इन बाय द नेचर, सो वी नीड टू अडॉप्ट आवरसेल्फ। ओके, एवरी टाइम कुछ भी डायनेमिक चेंज आ जाएगा तो मुझे ही अपने आप को अडेप्ट करना है। तो इम्पोर्टेंस यही है बच्चे कि जब आप कॉन्टिन्यूसली यू आर स्टडिंग, यू आर एनालाइजिंग योर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई फ्यू थिंग। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे? तो एक तो आपको बच्चे अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई करोगे, साथ के साथ आप कोई भी नए आने वाले थ्रेट को भी पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाओगे, and you become little more apprehensive than the other industries or than other corporate houses which are not that much analyzing their environment and not taking it as much as serious as your company is doing. ठीक है, तो ये आपको समझना है कि अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च आपकी कॉन्टिन्यूसली चल रही है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा पहले से आपको पता चलेंगी और उसी तरीके से आप कभी भी थ्रेट को भी आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, पहले से आप उसको इसके लिए आपको प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटी को और आपने यू आर एबल टू फोरसी द थ्रेट्स ऑल्सो। इसका क्या एडवांटेज होने वाला है? इसका एडवांटेज ये होने वाला है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी पहले पता चल गई तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज या फर्स्ट मूवर स्टेप जो है आप अपनी तरफ से ले सकते हो। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ब्रांड हैं जो मार्केट में जो है लेट लॉन्च हुए हैं, लेकिन दे एक्चुअली एबल टू स्टेबलाइज देमसेल्फ एज अ प्रीमियम ब्रांड्स। ठीक है, जबकि फिर भी ये आज तक भी माना जाता है कि इन वट एवर इंडस्ट्री अ पर्टिकुलर कंपनी और अ प्रोडक्ट इज़ बिंग लॉन्च, जो भी पहली कंपनी होती है ना बेटा, वो जितना मार्केट को जितना वो बेनिफिट ले पाती है उतना शायद ही कोई दूसरी और तीसरी ब्रांड से प्रोडक्ट जो है उस सेम इंडस्ट्री में ले पाए।
तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आज भी उतना ही रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। और आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज कब ले पा रहे हो? व्हेन यू एबल टू एनालाइज योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर अपकमिंग अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे क्लियर होता है। सेकंड था, मैंने आपको बताया था कि यू विल बी एबल टू फोरसी द थ्रेट। Okay, so if you are able to foresee your threat and if you are very sure कि some misfortune can come to us, then what will be your first step? The first step will be to start prepare for that. ओके, जैसे आप जनरली कहा जाता है स्कूलों में भी एक मॉक ड्रिल होती है कि फायर मॉक ड्रिल होगी, अर्थक्वेक मॉक ड्रिल होगी। उसमें क्या होता है? उसमें आपको सिखाया जाता है कि व्हाट इफ दिस सिचुएशन कम टू यू, सो वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ, वी कैन नॉट बाईपास दोज थिंग फॉर शॉर्ट 100%ली, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर करके हम अपने आप को उतना पावरफुल एम्पावर कर सकते हैं कि अगर वो सिचुएशन क्रिएट हो तो आप अपने आप को काफ़ी हद तक जो है वो प्रोटेक्ट कर पा सकते हो। तो वही आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल जो है वो यहाँ पे आप ले पाते हो। ठीक है, थर्ड इज़ यू विल बी एबल टू टैप योर यूजफुल रिसोर्सेज। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपने आज के टाइम पे कोई भी प्लांट खरीदा, आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज़ की और आपको पता चला कि मेरी जो आज की रिक्वायरमेंट है, मेरी जो आज के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 100 यूनिट्स की हैं, जबकि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये मुझे सिर्फ जो है 500 यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकती हैं। अब ऐसे में आप हिचकिचाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होगा कि क्या मुझे 500 यूनिट्स वाला प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहिए जबकि मुझे तो सिर्फ 100 यूनिट्स की ज़रूरत है। But if you are able to see कि in the upcoming time there will be a huge surge of demand and this product will be required, this will be in demand for the customer, ठीक है, so उस केस में आप क्या करोगे? You will going to surely purchase this plant and machinery। तो ये क्या हुआ कि आपने फ्यूचर को समझने की कोशिश की, आपने एनालाइज किया बिजनेस एनवायरनमेंट को और आपको पता चल गया कि भैया फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, तो क्यों ना मैं आज ही ये मशीनरी जो है खरीद लूँ। भले ही आज आपको लग रहा है कि यार मुझे 500 यूनिट नहीं, मुझे तो सिर्फ 100 यूनिट बनानी है और लग रहा है कि वो जो 400 यूनिट की कैपेसिटी है वो शायद यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, बट कितना नहीं हो पाएगी अपकमिंग टाइम में। अगर आप इसको बाद में लोगे तो फ्यूचर में कॉस्ट भी जो है आपको प्लांट एंड मशीनरी की बढ़ जाएगी और हो सकता है उस वक्त ये प्लांट एंड मशीनरी आपको अवेलेबल भी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो है रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। देन बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी हेल्प यू इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंज। तो अभी पीछे भी पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट तो देखो डायनेमिक है ही, कॉम्प्लेक्स भी है, अनसर्टेनिटी इज ब्लूमिंग एवरीवेयर देयर इन एवरी हुक एंड कॉर्नर। then what else we can do to protect ourselves, that we can adapt it to it, we can copying with the rapid change। तो इसमें भी business environment आपको help करता है। then it becomes the basis for the planning and policy formulation। कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी कंपनी है वो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी प्लानिंग जब बनाती है, वो पॉलिसी जब ड्राइव करते हैं तो वो कैसे ड्राइव करते हैं? वो ट्रेंड को देखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है ना। ठीक है, तो वही है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को आप स्टडी कर रहे हो और आपको ट्रेंड का पता चल रहा है, आपको मॉडर्न व्यूज़ का पता चल रहा है, आपको अपने कंज्यूमर्स को आप समझ पा रहे हो, कस्टमर्स की डिज़ायर्स को आप एनालाइज कर पा रहे हो, रिसर्चेज आपकी चल रही हैं, तो इसका जो आपको पॉलिसी बनाने में आपको फिर बिजनेस की ज़्यादा डिफिकल्टी अराइज यहाँ पे नहीं होगी और आप बेटर और बेस्ट पॉलिसी आप यहाँ पे फॉर्मुलेट कर पाओगे। देन आप कह सकते हो कि इस तरीके से आप ओवरऑल इफिशिएंसी जो है बिजनेस की वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आते हैं हमारे डायमेंशंस की तरफ। सो डायमेंशंस के बारे में हमने काफ़ी हद तक तो पढ़ ही लिया और आई थिंक आप लोग 9th-10th में भी ये आपके सारे सब्जेक्ट्स ही रहे हैं। इकोनॉमिक क्या होती है, सोशल साइंस आप जानते हो, तो इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना होगा। आपको सिर्फ कीवर्ड्स है जो आपको इन डायमेंशन के रिगार्डिंग याद कर लेने हैं ताकि आपको जब अपने क्वेश्चन पेपर में वो की एलिमेंट्स दिख जाएं, देन यू कैन गेट ईजीली कि ओके दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस एनवायरनमेंट, ठीक है, और दिस डायमेंशन। सो ये आपको समझना है। तो चलिए हमने पढ़ाई है यहाँ पे आपके 5 तरह के जो है डायमेंशन यहाँ पे गिवन है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म अगर याद करना चाहते हो आप तो इसको पेस्टल नाम से आप याद रख सकते हो। ठीक है, जनरली पेस्टल में यहाँ पे ई भी होता है लेकिन आपकी बुक में इसको कवर नहीं किया गया तो हम भी स्किप कर देते हैं। तो आपका पेस्टल मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। तो ये आपके 5 डायमेंशंस हैं जिनको आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर याद रखना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपने अपने 11th के अंदर भी माइक्रो बुक पढ़ी होगी, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। 12th के अंदर भी आप यहाँ पे अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़ रहे होंगे। तो बेटा जितना भी आपका सिलेबस था ना माइक्रो और मैक्रो का,
वही आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टर में आता है। ठीक है, आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हो, आप इन्फ्लेशन की बात करते हो, आप इनकम जीडीपी की बात करते हो, आप परचेजिंग पावर की बात करते हो, ग्रोथ की बात करते हो, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो। ठीक है, और आपका स्टॉक मार्केट क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, आपका बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये सभी के सभी बच्चों आपके आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। आई होप आई मेड इट क्लियर। देन कमिंग ऑन टू सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। कस्टम एंड ट्रेडिशन आपके प्रिवेलेंट जो सोसाइटी जो आपकी फॉलो करती है नॉर्म्स को, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ हम दशहरा पे रावण को जलाते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा कस्टम है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। देन वैल्यू एंड लाइफस्टाइल, हर सोसाइटी के अपने कुछ प्रोपोजिशंस होती हैं जो वो होल्ड करते हैं, मोरल वैल्यू हो सकती हैं, एथिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वही आप यहाँ पे बात की गई है। देन एजुकेशन एंड डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, जैसे एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो सकती है, या आपके डेमोग्राफिक में क्या क्या बोलते हैं, कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, आपके मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, सेक्स रेशियो कितना है, ये सारी चीज़ें आपके डेमोग्राफिक के अंदर आती हैं। देन चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट और आपका जो प्रेफरेंस आप कह सकते हो, ये सब भी चीज़ें आपके जो हैं वो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कवर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आई गेस आपको जब भी केस स्टडी मिलेगी आपको टेक्नोलॉजिकल वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ नहीं होता दिख रहा है तो आपको 2 वर्ड सर्च कर लेने हैं, वो है आपका डिजिटाइजेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक। आप इसको स्लैश में कह सकते हो, डिजिटाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक, या फिर आपको बेटा रैपिड एडवांसमेंट या सिर्फ एडवांसमेंट वर्ड अगर आपको केस स्टडी में मिल जाए तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं श्योर हो सकते हो कि ये जो है डायमेंशन कौन सा है, हमारा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास हमारा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के अंदर बेटा हम बात कर रहे हैं आपका गवर्नमेंट स्टेबिलिटी और इनकी आइडियोलॉजी का। ओके, जैसे आपको पता अगर हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि प्रीवियस टाइम बिफोर ईयर 2014 हमारे पास एक नीति आयोग प्लानिंग कमीशन होता था, और उस प्लानिंग कमीशन का आफ्टर दिस बीजेपी गवर्नमेंट जो नेम है वो चेंज कर दिया गया एज अ नीति आयोग। ठीक है, अब नीति का भी अपना एक मीनिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये एक एब्रीवेशन है जो इन लोगों ने यूज़ की हुई है। तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के बाद यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्री में मेंटेन कर रही है, तो जितने भी पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं तो उनका एक अपना आइडियोलॉजी है कि वो जितनी भी पॉलिसीज़ या कितनी भी स्कीम्स वो लेकर आते हैं तो वो एब्रीवेशन बहुत सुंदर सुंदर छाँट के लाते हैं। जैसे आपने देखो जन धन योजना, ठीक है, तो इस तरीके की स्कीम जनरली 2014 से पहले कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती थी वो ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पर, जैसे राजीव गांधी नगर निवास योजना, इस तरीके के नाम से रखी जाती थी। तो कोई भी गवर्नमेंट आपकी आती है और उनकी क्या आइडियोलॉजी है ये आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमें काउंट करनी होती है। साथ ही साथ इस तरीके से जो इंडस्ट्री है या बिजनेस पॉलिसीज़ है वो भी आपके पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर आएगी, जो गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, आपने जो बनानी है वो नहीं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। या फिर आपका रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ कैसा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे देखिए आप अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है तो आप किस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रेंडली तरीके से कर पाओगे, ये भी आपकी देश की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे फर्क जो है इन्फ्लुएंस कर पाएगा। कैसे, जैसे अगर आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनके किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो मे बी वो उस कंट्री से आपको जो है ट्रेड करने ही ना दे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपको इन्फ्लुएंस करती हैं और ये आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आपको कवर की जाती हैं, तो देखना इस तरीके से। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है लीगल इन्वायरमेंट। सो लीगल इन्वायरमेंट में बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी लॉज बनते हैं, या कोई जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो गया, आपका लेबर इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, या कोई भी नया लॉ जो कि फ्रेम किया जाता है आपके बिजनेस को, आपके इंडस्ट्री को रन करने के लिए, तो वो आपका लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा इसके अंदर जो कोर्ट के वर्डिक्ट्स होते हैं बच्चों, वो भी आपके यहाँ पे काउंट होते हैं। ठीक है, जो कोर्ट कोई ना कोई वर्डिक्ट दे देता है, जैसे नेशनल ये आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई हुई है, ये आपके कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई है। तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट पास किया जाता है लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट के अंदर, तो ये आपका सारा का सारा जो है लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आपका कवर होता है। आपको लीगल इन्वायरमेंट को समझने के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको हमेशा या तो आपको वर्ड मिलेगा लॉ, ठीक है, या फिर आपको वर्ड जो है वो लीगल अपने आप में इटसेल्फ लाइक लीगल वर्ड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, या फिर आपको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके के कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं और उनसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ओके,
हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं छोटा सा ये टॉपिक है, मेजर क्वेश्चन तो इससे आने के चांसेस नहीं होते हमारे एग्जाम के अंदर, और कहीं ना कहीं आप लोग इसे 9th या 10th के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ भी चुके होंगे, और 11th में भी किसी ना किसी बिजनेस स्टडीज़ की बुक में आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, अगर आपको याद आ रहा। तो याद क्या है ना, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। देखिए बच्चे, हमारे देश इंडिया के अंदर ना, भारत के अंदर 1991 यानी कि 1991 में एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया था। ठीक है, क्यों आया था? क्योंकि जितनी भी देश की माइक्रो और मैक्रो पॉलिसीज थी, ज़्यादातर मैक्रो की बात हम करेंगे, मैक्रो लेवल की जो पॉलिसी थी यानी कि पूरे कंट्री लेवल की जो पॉलिसी थी, उनको ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया था, पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया था। इसके पीछे भी अपनी एक स्टोरी है, क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम काफ़ी डिप्रेशन में चल रहा था, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे बेटा वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और बहुत ही भारी कर्जा यहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर था, जिसको रीपे करना था। और रीपे करने के लिए हमें दूसरा लोन लेना था। लोन प्रोवाइडर हमारे पास कोई और नहीं बल्कि आईएमएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस तरीके की जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन किसी भी कंट्री के डेट क्राइसिस में अगर कोई कंट्री फंस जाती है तो आईएमएफ आपको लोन देता है, ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है। तो जब भारत की सिचुएशन आई 1991 के अंदर, तो हमें भी आईएमएफ से लोन लेना था। आईएमएफ ने हमें लोन तो दे दिया, बट उन्होंने हमें कुछ चेंज स्ट्रक्चर लेवल पे करने को कहा। ठीक है, बिना उस कंडीशंस के हमें वो लोन अवेलेबल नहीं हो सकता था। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये जो चेंजेस थे ये मैंडेटरी थे इन नेचर, हमने अडॉप्ट किए कि नहीं किया वो सवाल आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। सो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसके साथ आया हमारे पास एलपीजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर एल मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है लिबर्टी यानी कि इंडिपेंडेंस। अब आप यहाँ पे इंडिपेंडेंस दे किसको रहे हो? आप बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंस दे रहे हो बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ को। कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ को रेगुलेट कर रही थी, हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे ये लाइसेंस, यहाँ पे ये आपको रजिस्ट्रेशन कराना है एंड सो। देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आज भी आपको फुल फ्लेज फ्रीडम जो है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए देती हैं। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, टर्म्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं, बट लिबरलाइजेशन की वजह से जो अननेसेसरीली यहाँ पे कंट्रोल थे, जो लाइसेंसिंग राज सिस्टम था जिसको पैसे देकर ही आपको खरीदना होता था, और पैसे ऑफकोर्स कैपिटलिस्ट लोगों के पास होते थे, तो यानी कि कोई जनरल पर्सन जो था वो कभी भी कोई बिजनेस में रन ही नहीं कर सकता था, वो इंडस्ट्री में जा ही नहीं सकता था। तो वो सारी अननेसेसरी हिंड्रेंस जो है वो आपकी रिमूव हो गई अंडर द लिबरलाइजेशन। देन कम्स द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब ऐसी जो रिजर्व्ड आपकी इंडस्ट्रीज थी विच वर अर्लियर रिजर्व्ड ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर टू बी अडॉप्टेड एंड टू रन बाय, वो सारी की सारी आपके यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दी गई। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि अब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो है यहाँ पे अपना ये बिजनेस इंडस्ट्री में रन कर सकता था, जो कि पहले नहीं अलाउड था। हालांकि इसमें प्राइवेटाइजेशन में 3 ऐसी इंडस्ट्री आज भी हैं जिनको अभी भी हमने प्राइवेटाइज नहीं किया है। जैसे आपकी रेलवे आ जाती है, आपका एटॉमिक आ जाता है, ठीक है, आपका एविएशन, एक और मैं भूल गई हूँ अभी, मुझे नाम याद आ रहा। आप प्लीज़ अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो 3 इंडस्ट्री यहाँ पे मेजर अभी भी हमारी हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसा मैंने कहा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अभी क्योंकि आपके पास सिचुएशन क्या थी कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वी यूज टू इम्पोर्ट लॉट ऑफ ऑयल एंड लॉट ऑफ अदर मेजर प्रोडक्ट फॉर आवर कंट्री इकोनॉमी। तो जब इतने सारे प्रोडक्ट को बाहर से मंगा रहे थे तो उनकी रीपेमेंट की जब बात आती थी तो उसके लिए हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे। फॉरेन रिजर्व में डॉलर या किसी भी अदर कंट्री की करेंसी को कहा जाता है, अगर आपको ना पता हो। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने इंश्योर किया कि क्यों ना हम अपने कंट्री की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको बाहर के कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे ट्रेड करना अलाउ कर दें, सो दैट जब वो ट्रेड करेंगे तो बाहर का पैसा हमारे पास आएगा, और हमारे सामने ये जो क्राइसिस आज सिचुएशन क्रिएट हुई है वो क्राइसिस आपके पास आगे फ्यूचर में नहीं आएगा। तो ये इस चीज़ को लाने के लिए जो है इंटीग्रेशन कर दिया गया हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। ठीक है, सो दिस इज नोन एज LPG, विच इज़ योर लिबरलाइजेशन, योर प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे चैप्टर के, वो है आपका डीमोनेटाइजेशन। दिस इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट क्योंकि जनरली 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन बच्चों आया था, और CBSE अब इस पर बहुत ज़्यादा फोकसली क्वेश्चन जो है 3 मार्कर और 4 मार्कर में भी नहीं पूछता है।
MCQ आने के यहाँ से बेसिक चार्जेस हमारे चेंजेस जो है चांसेस होते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। आई गेस सबको पता भी है कि जो हमारे 500 और 1000 के नोट होते थे पहले के टाइम पे, वो यहाँ पे विड्रॉ कर लिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, RBI के थ्रू, और कुछ नए जो 1000 रुपये के नोट थे वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1000 नहीं सॉरी 2000 रुपये का नोट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम गुलाबी नोट कहते थे। ठीक है, तो अब अगर वो सर्कुलेशन में है कि नहीं, ये आपका एक होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या वो 2000 का नोट अभी भी सर्कुलेशन में है कि नहीं है। ठीक है, अब बात यह आती है कि डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था। देखिए, इसका मेन एम था ब्लैक मनी और करप्शन को कर्व करना। देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ा बड़ा नगद यानी कि कैश जो अपने घरों में जमा किया हुआ था, जो कि इलीगल सोर्सेज से बच्चे वो कमाते थे, और अब उनको पता था कि अगर डीमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा, यानी कि उन 500 और 1000 के नोट को अगर बंद कर दिया जाएगा, तो ये सारा कैश जो है वो लोग बैंक में एक्सचेंज कराने के लिए आएंगे, और वहाँ से कंपनी जो गवर्नमेंट है वो आसानी से ट्रेस कर सकती है कि कहाँ कहाँ देश के अंदर ब्लैक मनी जो है वो आपका रखा हुआ है। देन डिजिटल पेमेंट्स को इन्हांस करने के लिए, इनकरेज करने के लिए भी ये स्टेप लिया गया था, क्योंकि देखिए आज को आप सबको पता है कि पेटीएम क्या है, फ़ोनपे क्या है, भीम पे क्या है, गूगल पे क्या है, ये आपके जो चीज़ें जितनी भी ऐप्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी बेटा जो यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज हैं, ये आपके डिमोनेटाइजेशन के बाद ही ज़्यादा अप्लाई स्टार्ट में न्यूज़ में आई थी। कैसे आई थी? क्योंकि उस टाइम पे सबके सब जो है वो कैशलेस हो गए थे। आपने अपने एक ऊपर से बैंक में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी नोट्स को एक्सचेंज कराने के लिए, तो सभी को एक तरीके से कैश डिफिशिएंसी उस टाइम पे ये फील होती थी। और अगर कैश डिफिशिएंसी है और आपके अकाउंट में पैसे हैं लेकिन आप कैश नहीं विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, और उनको ये जो है इस तरीके के ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ा। और ईजिली आज के टाइम में तो काफ़ी कन्वीनियंट हमें लगता है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं थी, तो धीरे धीरे टाइम के साथ अडेप्टेबिलिटी में आने में हमें टाइम लगा। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया डिमोनेटाइजेशन के स्टेप ने। एंड जो आपका जो शॉर्ट टर्म कैश की जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि देश का पैसा एक्चुअली है कहाँ, कौन से स्विस बैंक में रखा हुआ है, इस तरह की जो चीज़ें थी वो आपका यहाँ पे चीज़ें जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, सो ये था आपका डिमोनेटाइजेशन फीचर। आप इसको फटाफट से देख लीजिए। देखो, एक तो आपको टैक्स पता लग गया कि देश में किस किस के पास इलीगल या काला धन है जिसको बोलते हैं, तो आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने में, जैसे मान लो कोई पर्सन है जो अपने आप को बता रहा है कि मैं जो हूँ, सपोज मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अपने आप को बता रही हूँ, और फिर मैं 10 करोड़ रुपए लेकर बैंक में जा रही हूँ कि ये लो जी मेरे जो है नोट जो एक्सचेंज करके दे दीजिए, तो यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो एकदम से अलर्ट हो जाएगा कि अरे ये पैसे यहाँ पे कितने कहाँ से लेकर आई हैं मैडम। तो इस तरीके से काफ़ी जगह से जो टैक्स जहाँ पे हम वसूल नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पे ओपन हो गया था। देन अनअकाउंटेड जो इनकम होती थी, जो लोग छुपा के रखते थे, वो इनकम यहाँ पे जो है डिस्क्लोज कर दी गई। और आपके जो बैंक में पहले जो लोग बैंक जिनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, या जो फाइनेंशियली इंक्लूजन में इकोनॉमी में नहीं अपने आप को पा रहे थे, वो सारे के सारे यहाँ पे जो है हमारी इकोनॉमी का पार्ट हो गए। फाइनेंशियल उसमें डिजिटल लिटरेसी उनके पास भी पहुँची, और डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारी प्रमोट हुई है, और इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस इकोनॉमी ऐसे ड्राइव हो रही है। ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपने चैप्टर में सब कुछ समझा होगा। आपका कोई डाउट है, क्वेरी हो, आप बिल्कुल बिना किसी सेकंड डाउट के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए। आप इसको 2 की स्पीड पे देखिए, 1.5 की स्पीड पे देखिए। जितनी बार आप वीडियोस को सुनेंगे, देखिए बीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। आप जितना सुनोगे आपका उतना आपका जो है माइंड जो है वो उस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि देखो केस स्टडी जो आती है वो कभी भी डायरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हालांकि एक टाइम के बाद अगर आप केस स्टडी प्रैक्टिस करते हो तो आपको कीवर्ड समझ में आने लग जाते हैं, और आपको ये भी समझ में आने लग जाता है कि कहाँ से क्या टॉपिक रेज किया। बट स्टिल जब आपके पास पूरा सिलेबस होता है तो बच्चे एग्जाम्स में कन्फ्यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको काफ़ी इंटरमिक्स हो जाता है आपके पेपर के टाइम पे, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप बार बार इन वीडियोस को पढ़िए, सुनिए, ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल भी लैक ना करे, और ताकि आप फिर उससे आपका रिजल्ट जो है वो भी प्रॉपरली इनहेंस ज़रूर होगा। ठीक है, फॉर द डे बिंग हैव अ नाइस डे। थैंक यू।